हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भाग 6। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें हम तो आधुनिक भारत के टोटल 8 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। परीक्षा वाणी के 6 प्रैक्टिस सेट और ये उत्तराखंड के विविध का ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। तो इतने प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, लगभग 20 हो गए हैं। परीक्षा वाणी 11 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो उनको भी आपने बढ़िया से पढ़ना है। उत्तराखंड की ट्रिक वाली वीडियो टोटल 8 वीडियो आ चुकी हैं। विविध वाली जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और पुरस्कारों वाली वीडियो हैं वो 8 वीडियो आ चुकी हैं, तो वो सारी वीडियो ज़रूर देखें। सुबह 10 बजे हमारी परीक्षा वाणी की क्लास चलती है और रात 8 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट। तो आज उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है तो उसी को देखेंगे। तो पहले सवाल पे चलते हैं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे और जल्दी जल्दी जवाब देंगे, सबसे पहले जवाब देंगे। तो पहला सवाल है आज के टेस्ट पेपर का, गिरि सरोवर कहाँ स्थित है? गिरि सरोवर कहाँ स्थित है? पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे। गिरि सरोवर कहाँ स्थित है? पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज हमने चला रखी है उससे फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो गिरि सरोवर कहाँ स्थित है? पहला सवाल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है गिरि सरोवर हमारा स्थित है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में। एक और सरोवर द्रोण सागर, द्रोण सागर भी हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। और जल्दी से आप लोग के लिए एक सवाल है, तुरंत जवाब दें। उधम सिंह नगर जो हमारा जिला बना था ये किस वर्ष बना है? और उधम सिंह नगर जिले से जो नगर निगम है हमारे उत्तराखंड में, उन नगर निगमों के नाम बताइए। एक है तो एक का नाम, दो है तो दो के नाम, तीन है तो तीनों के नाम बताइए। दो सवाल के हैं आपके लिए। उधम सिंह नगर जिले की स्थापना कब हुई, एक तो ये लिखिए, और उधम सिंह नगर में जो नगर निगम है उसके नाम बताइए। जल्दी से बताइए सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। गुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? गुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? कनखल, काशीपुर, रवाई या इनमें से कोई नहीं? गुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? कनखल, काशीपुर, रवाई या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे, तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। गुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? कनखल, काशीपुर, रवाई या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है गुमानी पंत जी का जन्म हुआ है काशीपुर उधमसिंह नगर में। काशीपुर उधमसिंह नगर में। अब थोड़ा बहुत जानकारी आपको गुमानी कवि के बारे में देते हैं। इन्हें लोक रत्न पंत भी कहते हैं, लोक रत्न पंत या लोकनाथ भी कहते हैं, या इनका एक रियल नेम माना जाता है लक्ष्मी नंदन पंत। लक्ष्मी नंदन पंत। अब इनका नाम गुमानी कवि क्यों पड़ा है? काशीपुर के एक राजा थे, काशीपुर के एक राजा थे गुमान देव, गुमान देव जी। तो उन्हीं के ये कवि थे हमारे लोक रत्न पंत जी। तो उन्हीं के नाम से इनका नाम भी क्या पड़ा है? गुमानी कवि। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे गुमानी जो कवि हैं, हमारे जो लोक रत्न पंत जी हैं या लोकनाथ जी हैं या लक्ष्मी नंदन पंत जी हैं, इनके
रचनाओं का संकलन कहलाता है गुमानी नीति। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनका संकलन है गुमानी नीति में। तो इस किताब को प्रकाशित करवाया है अल्मोड़ा में हमारे एक व्यक्ति हैं रेवा दत्त उप्रेती जी ने। रेवा दत्त उप्रेती जी ने गुमानी कवि की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति नामक किताब में है। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया है अल्मोड़ा में और रेवा दत्त उप्रेती जी ने। रेवा दत्त उप्रेती जी ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? काशीपुर उधम सिंह नगर में हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। पूर्णागिरि मंदिर में माता के किस अंग की पूजा होती है? पूर्णागिरि मंदिर में किस अंग की पूजा होती है? भुजा, केश, नाभि या इनमें से कोई नहीं। पूर्णागिरि मंदिर में किस अंग की पूजा होती है? भुजा, केश, नाभि या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। पूर्णागिरि मंदिर में किस अंग की पूजा होती है? भुजा, केश, नाभि या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे जिसको भी आंसर पता है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है पूर्णागिरि मंदिर में किस अंग की पूजा होती है? इसका सही जवाब है नाभि अंग की पूजा होती है। पूर्णागिरि मंदिर है कहाँ? हमारे चंपावत में। और अगला सवाल आता है किस स्थल को पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो टनकपुर को पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। प्रवेश द्वार। सभी लोग ध्यान देंगे। टनकपुर किसने बसाया था? जल्दी से बताइए। मैं पिछले पेपर में बता चुका हूँ ये। इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे उनमें बता चुका हूँ मैं। अगला सवाल है टनकपुर किसने बसाया? जरूर जवाब दें सभी लोग जिसको आंसर पता है। जिसको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देखे। चौथा सवाल है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक बताइए। कल्याण सिंह रावत, अजय सिंह रावत या अजय रावत, भजन सिंह या इनमें से कोई नहीं। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक बताइए। कल्याण रावत, अजय रावत, भजन सिंह या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। या इनमें से कोई नहीं। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक अजय रावत जी। कौन है? अजय रावत जी। अगर यहीं पर सवाल आ जाए, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अलग किताब है, हाँ पहले बता देता हूँ। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं हरि कृष्ण रतूड़ी जी। हरि कृष्ण रतूड़ी जी। इन्होंने ये किताब लिखी थी 1910 में और ये छपी किस वर्ष? 1928 में। 1928 में। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत और गढ़वाल का इतिहास हरि कृष्ण रतूड़ी जी। अगर यहीं पर आ जाए कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बद्री दत्त पांडे जी। बीडी पांडे जी। इनका एक उपनाम है कुमाऊं केसरी या कुमाऊं का शेर। बीडी पांडे जी। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं अजय रावत जी। अब पांचवें सवाल पे चलते हैं। उत्तर का वाराणसी किस स्थल को कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी किस स्थल को कहा जाता है? चंपावत, हरिद्वार, बागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। उत्तर का वाराणसी किस स्थल को कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी किस स्थल को कहा जाता है? चंपावत, हरिद्वार, बागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जरूर जवाब देंगे। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को।
इसके अलावा बागेश्वर के अन्य नाम अगर मैं बताऊं, बागेश्वर के अन्य नाम हैं जैसे बागनाथ, बागनाथ। अगला नाम है व्याघ्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर। सभी लोग ध्यान देंगे, व्याघ्रेश्वर। मैं लिख देता हूं, वहां पे थोड़ा गलती हो गई थी, व्याघ्रेश्वर ऐसे लिखेंगे, व्याघ्रेश्वर। मान्यता ऐसी है कि भगवान शिव जी बाघ के रूप में विचरण करते हैं यहाँ, इसी वजह से इस स्थल का नाम बागेश्वर। अगला सवाल है, मानस खंड में गोमती नदी को क्या कहा गया है? मानस खंड में गोमती नदी को क्या कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। मानस खंड में गोमती नदी को क्या कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। गंगा, यमुना, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे जिसको आंसर पता है। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है, निम्न में से किस नदी को, यानी मानस खंड में गोमती नदी को क्या कहा गया है? तो मानस खंड में गोमती नदी को यमुना कहा गया है, यमुना के समान पवित्र माना गया है। और जो सरयू नदी है, सरयू नदी है, सरयू को गंगा के समान पवित्र माना गया है, गंगा नदी के समान पवित्र माना गया है। हमारा एक पुराण है स्कंद पुराण, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है केदारखंड और दूसरा है मानसखंड, जो हमारे उत्तराखंड की बात करते हैं, ये दोनों हिस्से। तो केदारखंड बात करता है गढ़वाल वाले हिस्से की और मानसखंड बात करता है कुमाऊं वाले हिस्से की। तभी सवाल यह है कि मानसखंड में क्या कहा गया है गोमती नदी को? तो सही जवाब है, मानसखंड में गोमती नदी को यमुना कहा गया है और गंगा किसे कहा गया है? सरयू नदी को कहा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वें सवाल पे। पंथ वीथिका कहाँ स्थित है? पंथ वीथिका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। पंथ वीथिका कहाँ स्थित है? बागेश्वर, अल्मोड़ा या चंपावत? पंथ वीथिका, पंथ वीथिका। तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब सभी लोग देते रहें। तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है पंथ वीथिका कहाँ स्थित है? तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है पंथ वीथिका स्थित है हमारे, पंथ वीथिका हमारे बागेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, पंथ वीथिका के बारे में। पंथ वीथिका के बारे में अगर जानकारी लें, ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी का निवास स्थान है। सुमित्रा नंदन पंत जी का निवास स्थान है ये पंथ वीथिका। और इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रसिद्ध कवि है हमारे। 1960 में इनको एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 1968 में इनको प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। तो पहली बार ये दिया गया 1965 में। और हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को ये कब प्राप्त हुआ? 1968 में, यानी 4th नंबर पे इनको प्राप्त हुआ। अगर हिंदी में पहला कहेंगे, हिंदी भाषा के लिए पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था मलयालम भाषा के कवि हैं, मलयालम भाषा के कवि हैं जी शंकर कुरूप जी। और हिंदी भाषा के लिए अगर पहले कहेंगे तो 1968 सुमित्रा नंदन पंत जी। और पहली महिला अगर कहें, अगर हिंदी के लिए पहली महिला किसे मिला? 1982 में
हमारी महादेवी वर्मा जी को उनकी पुस्तक थी एक, यामा के लिए प्राप्त हुआ था ये पुरस्कार। और सुमित्रा नंदन पंत जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनकी किताब थी चिदम्बरा इनकी किताब थी हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की, उसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 7 सवाल हो गए हैं, 8वें सवाल पे चलते हैं। पांडु स्थल किस जिले में स्थित है? पांडु स्थल किस जिले में स्थित है? बागेश्वर, चमोली, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। एक चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पांडु स्थल कहाँ स्थित है? बागेश्वर, चमोली, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी से जवाब दें, जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। पांडु स्थल किस जिले में स्थित है? सभी लोग जवाब जरूर दें। पांडु स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है, 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है, पांडु स्थल हमारा स्थित है बागेश्वर में स्थित है। जब पांडवों को वनवास हुआ था, ऐसी मान्यता है, यहां पर भी इन लोगों ने निवास किया था। ये पांडु स्थल वाले जगह में भी इन्होंने निवास किया था। और जन्माष्टमी के दिन ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मेला भी लगता है ये पांडु स्थल में। पांडु स्थल यानी कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित एक स्थल है ये, जो हमारे बागेश्वर में पड़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल पे। ये तो कई बार पूछा गया सवाल भी है, उम्मीद है आपको जरूर ध्यान होगा ये। काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई? काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई? 1853, 1847, 1882 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई या किस वर्ष बिछाई गई? 1853, 1847, 1882 या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है वो जरूर आंसर दें। काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई? काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई? तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है, काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई गई। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही आंसर है 1884, 1884। अब कुछ अन्य तथ्य हम देखते हैं। तो पहली बार रेल तो 1884 हो गई है। अगर यहीं पे पूछ दे काठगोदाम में बड़ी रेल लाइन किस वर्ष बिछाई गई? तो 1994 में बिछाई गई। अब काठगोदाम के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखें। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थल को कहते हैं? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं हम हमारे काठगोदाम को कहते हैं। एक प्रसिद्ध घाटी, घाटियों वाला जब चैप्टर मैंने पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बताया था गुलाब घाटी हमारे काठगोदाम में ही स्थित है। गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? हमारे काठगोदाम में स्थित है। और अगर इसके प्राचीन नाम देखें या अन्य नाम अगर देखें हमारे काठगोदाम के, इसके अन्य नाम है बमोरी घाट या एक और प्राचीन नाम है इसका नाम बाड़ा खेड़ी। बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी बिल्कुल सही जवाब है, काठगोदाम के अन्य नाम। अगले सवाल पे चलते हैं। 9वें सवाल का सही जवाब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1884 सही जवाब है। 10वें सवाल पे चलते हैं। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी बताइए। चाइना पीक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप या एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी बताइए। चाइना पीक, स्नो व्यू या टिफिन टॉप या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है वो ज़रूर बताएं। नैनीताल की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी बताइए। चाइना पीक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है चाइना पीक। इस चाइना पीक को नैना पीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैना पीक कहते हैं। अगर इसका चाइना पीक का अन्य नाम क्या क्या है? नैना पीक है।
अगर इसकी ऊंचाई पूछ दें तो इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। 2611 मीटर। ये स्थल है कहाँ? नैनीताल जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। तो नैनीताल हमारा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इन 7 पहाड़ियों को सप्तभृंग भी कहा गया है। सप्तभृंग। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक या नैना पीक, जिसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। नैनीताल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन 7 पहाड़ियों को साथ में क्या कहते हैं? सप्तभृंग। सप्तभृंग। अभी जो 7 पहाड़ियां उनके नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली तो हो गई चाइना पीक। सभी लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे जरूर जिसको आंसर नहीं पता है। अगला इसमें देखें आयरपात। आयरपात। अगला है इसमें देवपात। देवपात। अगला है इसमें हाड़ी गद्दी। हाड़ी गद्दी। रिपीट करते हैं, चाइना पीक, आयरपात, देवपात, हाड़ी गद्दी। 4 हो गई हैं। उसके बाद आता है स्नो व्यू। स्नो व्यू। स्नो व्यू के बाद चाइना पीक तो हम कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद है आलम सरिया। आलम सरिया कांटा। आलम सरिया कांटा। आलम सरिया कांटा। उसके बाद अगला आता है आलम सरिया कांटा के बाद शेर का डांडा। शेर का डांडा। तो साथ में रिपीट करता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चाइना पीक, आयरपात, देवपात, हाड़ी गदी, स्नो व्यू। व्यू माने दृश्य। उसके बाद आलम सरिया कांटा। उसके बाद अंतिम है शेर का डांडा। शेर का डांडा। ध्यान देंगे सभी लोग। और ये 7 पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सप्त भृंग कहते हैं। अब चलते हैं हमारे 11वें सवाल पे। 11वां सवाल है हमारा, कैंची धाम में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? कैंची धाम में प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? 12 जून, 15 जून, 25 जून या इनमें से कोई नहीं? कैंची धाम में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? 12 जून, 15 जून, 25 जून या इनमें से कोई नहीं? कैंची धाम। सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब है कैंची धाम में प्रतिवर्ष मेला लगता है हमारे 15 जून को लगता है। कैंची धाम किन के लिए प्रसिद्ध है? कैंची धाम हमारे नीम करौली बाबा के लिए प्रसिद्ध है। नीम करौली बाबा के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है? नीम करौली बाबा के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ 15 जून को ही मेला क्यों लगता है वो तो अभी हम देखेंगे। एक सवाल आता है, इनका वास्तविक नाम बताइए जो हमारे नीम करौली बाबा जी हैं। तो इनका रियल नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी है इनका रियल नाम। ये कहाँ के निवासी थे? वैसे मूल निवासी हुए ये फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद यूपी में एक जगह है, वहीं से आए थे नीम करौली में। किस वर्ष आए थे अगर पूछेंगे तो फिरोजाबाद से ये हमारे नैनीताल नीम करौली में आए थे 1962 में। 1962 में। अब 15 जून को ही मेला क्यों लगता है? क्योंकि 15 जून 1964 को ये नीम करौली वाले क्षेत्र में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी 15 जून 1964 को। इसी वजह से प्रसिद्ध मेला लगता है 15 जून को। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। जिसको पॉइंट नहीं पता नहीं थे वो जरूर लिखे, जरूर लिखें तभी फायदा होगा। अगला सवाल है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का स्थापना कब हुई? कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? 1957, 1935, 1988 या इनमें से कोई नहीं? 1957, 1935, 1988 या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी जवाब पता है वो ज़रूर बताए। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्कों को याद करने की ट्रिक मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें। घाटियों का वीडियो भी मैं पहले दे चुका हूँ, वो ज़रूर देखें।
तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है 1936 में। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। किस नाम से हुई थी? हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे रिलेटेड? ये भारत का पहला है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। भारत का है ही है ये। तो एशिया का भी पहला है ये। एशिया का पहला नेशनल पार्क पूछेंगे तो कार्बेट, भारत का पहला पूछेंगे तो कार्बेट। जब इसकी स्थापना हुई तो नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, और 1957 में इसका नाम चेंज करके हो गया, 1957 में इसका नाम चेंज करके हुआ कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, ध्यान देंगे सभी लोग, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क 1957 में। अगला सवाल है, 13वां सवाल है हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है? काला ढूंगी, ढिकाला, मुक्तेश्वर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे, जिसको भी आंसर आता है जरूर जवाब दें। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार बताइए। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार बताइए। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार बताइए। काला ढूंगी, ढिकाला, मुक्तेश्वर या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार, तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार है हमारा ढिकाला। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार क्या है? ढिकाला है। अब कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में थोड़ी जानकारी हम पिछले क्वेश्चन में ले चुके हैं। अब कुछ अन्य जानकारी अगर मैं दूं, अगर इसका विस्तार अगर पूछें तो इसका विस्तार है पौड़ी और नैनीताल में। कहाँ है? पौड़ी और नैनीताल में। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दें, यानी एरिया अगर पूछ दें, तो इसका एरिया है 520.8 स्क्वायर किलोमीटर। और इन दोनों में भी पूछ दें कि भैया ये बताइए पौड़ी में ज़्यादा है कि नैनीताल में ज़्यादा है, तो पौड़ी में इसका 312 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है और नैनीताल में 208। तो ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है पौड़ी में। भारत का बाघ प्रोजेक्ट आया था, भारत सरकार का बाघ प्रोजेक्ट था 7 अप्रैल 1973 का, टाइगर प्रोजेक्ट। तो उसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर 1973 को जो हमारा कार्बेट है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कार्बेट रिजर्व। और 2013 में बाघों की रक्षा के लिए यहाँ पर एक फोर्स बनी थी, जिसको STPF कहते हैं, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ध्यान देंगे सभी लोग। ये सारे फैक्ट हमारे कार्बेट से रिलेटेड कंप्लीट हो गए। अगले सवाल पे चलते हैं। 14वां सवाल है आज के पेपर का, खगमरा किला कहाँ स्थित है? खगमरा किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। खगमरा किला बताइए। खगमरा किला, खगमरा किला कहाँ स्थित है? तो 14वें सवाल का सही जवाब है खगमरा किला कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है हमारे अल्मोड़ा। खगमरा किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगर इसी खगमरा किले के बारे में पूछ दे, इसकी स्थापना किसने करी, तो खगमरा किला की स्थापना करी है भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने। अब इसके अलावा अल्मोड़ा में कुछ अन्य जैसे किले हम देखें, जैसे एक है लाल मंडी किला। इस लाल मंडी को फोर्ट मोइरा भी कहते हैं, फोर्ट मोइरा। और इसका निर्माण किसने कराया था? अल्मोड़ा के लाल मंडी या फोर्ट मोइरा का इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। किसने कराया था? कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा में ही एक किला और है, मल्ला महल। मल्ला महल, तल्ला महल दोनों यही हैं। तो मल्ला महल भी अल्मोड़ा में और तल्ला महल भी अल्मोड़ा में।
तो मल्ला महल में तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो हो गए, और तल्ला महल में ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो स्थित है, जिला अस्पताल। ये ध्यान देंगे आप लोग सारे पॉइंट। अब अल्मोड़ा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहते हैं। राजाओं की घाटी, क्यों? चंद्रवंश के सारे राजा यहीं रहे थे, राजाओं की घाटी भी कहते हैं। अल्मोड़ा का एक अन्य नाम है आलमनगर, आलमनगर। और अगर पूछ दें अल्मोड़ा किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, अगर सवाल पूछ दें अल्मोड़ा किन नदियों के संगम पर है, तो अल्मोड़ा बसा है कोसी और सुयाल नदियों के संगम पर। अल्मोड़ा कोसी और सुयाल नदियों के संगम पर स्थित है। अब यहीं पर एक कोसी नदी आ गई तो एक और सवाल बन जाता है यहाँ पर, अल्मोड़ा का शोक कौन सा नदी कहलाती है? शोरो ऑफ अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा का शोक कहलाती है कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी की वजह से अल्मोड़ा में बहुत सारी बाढ़ भी आती है इसी वजह से। और अल्मोड़ा अगर पूछें कितने जिलों से घिरा हुआ है, कितने जिलों से घिरा है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा घिरा है 6 जिलों से। उत्तराखंड के 6 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है अल्मोड़ा। और एक और फैक्टर चलो आपको बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं जो न इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, न किसी राज्य से बॉर्डर टच करते हैं, न किसी स्टेट से टच होंगे, न किसी बाहरी देश से होंगे। तो इसका कोड है BR80। बी से क्या हो गया? बागेश्वर, आर से रुद्रप्रयाग, ए से अल्मोड़ा और टी से टिहरी। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो हमारे उत्तराखंड के 4 जिले स्थलबद्ध, इन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री भी क्षेत्र भी कहते हैं। स्थलबद्ध, हिंदी में स्थलबद्ध और इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं लैंड लॉक्ड हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। BRAT। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है ये। जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, सरयू, जटागंगा या जाटगंगा, या इनमें से कोई नहीं? जागेश्वर मंदिर समूह या जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती, सरयू, जटागंगा या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। पंद्रहवें सवाल का सही जवाब है जागेश्वर मंदिर समूह। ये बसा है हमारे, देखिए इसके नाम में ही आंसर है जागेश्वर। तो इसका सही जवाब है जटागंगा या जाड़गंगा, जटागंगा या जाड़गंगा। ध्यान देंगे। अब जागेश्वर के बारे में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अगर पूछे कितने मंदिर समूह हैं, तो 124 मंदिरों का एक समूह है। तो इसी वजह से जागेश्वर मंदिर समूह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इतिहासकार तो ये मानते हैं यहाँ 124 न होकर 150 मंदिर थे। अगर यहीं पर पूछ दे ये मंदिर जो है हमारा जागेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो ये केदारनाथ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? केदारनाथ शैली में बना हुआ है। अगर यहीं पर हमारे ये जो जागेश्वर मंदिर है इसके अन्य नाम अगर पूछ दें, तो इनके अन्य नाम है, प्राचीन नाम है हाटेश्वर। जागेश्वर मंदिर के अन्य नाम है हाटेश्वर या नागेश्वर। हाटेश्वर या नागेश्वर, यानी हमारे जो पुराण हैं, पुराने हमारे शास्त्र हैं, उनमें जागेश्वर को हाटेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। अगर यहीं पर सवाल पूछ दे इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, निर्माता कौन है इनके, तो इन मंदिरों का निर्माण कराया है शालीवाहन देव ने। किसने कराया है? शालीवाहन देव ने करवाया है, शालीवाहन देव। अब उत्तराखंड के 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 1 2 3 4। तो ये जो हमारा जागेश्वर मंदिर समूह है इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहते हैं?
जागेश्वर मंदिर को किसे कहते हैं? जागेश्वर मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे मैंने आपको बताया था केदारनाथ मंदिर समिति बनी थी 1948 में, और कहाँ स्थित है? उखीमठ में स्थित है। अगर ऐसे ही पूछ दें हमसे, ये बताइए आप, जागेश्वर मंदिर समूह, जागेश्वर मंदिर समूह समूह नहीं, मंदिर कमेटी, जागेश्वर मंदिर कमेटी, ये किस वर्ष बनी अगर हमसे पूछेंगे तो इसका सही जवाब है 1914 में। 1914 में जागेश्वर मंदिर कमेटी बनी थी, समिति बनी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। देखिए ग्लेशियर वाला सवाल आ गया। ग्लेशियरों को याद कराने की सारी ट्रिक मैं दे चुका हूं पहले ही, ज़रूर देखें अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। आपको मान के चलिए 50 से 60 ग्लेशियर हमारे ट्रिक से याद हो जाएंगे। ज़रूर देखें वाला वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। घाटियों का भी देंगे, ग्लेशियर का भी दे देंगे, और राष्ट्रीय पार्कों का लिंक भी दे देंगे आपको। तो सवाल है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। पिंडारी, गंगोत्री, मिलम या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। जिसने पहले इन चीज़ों को पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो आसान बनाए इसको पढ़ के। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। पिंडारी, गंगोत्री, मिलम या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसको भी सही आंसर पता है ज़रूर जवाब दें। जो लोग डेली आकर यहाँ सवाल दे रहे हैं वो खुद देख रहे होंगे, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनका ज्ञान ज़रूर बढ़ रहा होगा। ये बार बार पढ़ें, बीच में ब्रेक होता है तो उसमें इन चीज़ों को रिवाइज करें, अपने नोट्स बनाएं, बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ भी समस्याएं आ रही हैं उनको लिखकर ज़रूर बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये पढ़ाइए, इसे बताइए। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो इसका सही जवाब है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम। और गढ़वाल का कहेंगे तो गंगोत्री। गढ़वाल का भी और पूरे उत्तराखंड का भी। अब मिलम के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मिलम है कहाँ पर? मिलम ग्लेशियर है हमारे पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? हमारी गोरी नदी निकलती है। गोरी नदी कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से। मिलम ग्लेशियर की लंबाई कितने किलोमीटर है? ये 16 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर है। ध्यान देंगे। अब ग्लेशियरों की ट्रिक मैंने ज़रूर बताई थी, आपको ज़रूर ध्यान होंगे। अब थोड़े पिथौरागढ़ के कुछ अन्य ग्लेशियर अगर मैं देखूं, जैसे पिनोरा, पोटिंग, हीरामणि, रालम, ये ज़रूर याद आ रहे होंगे आपको। पांचू, लसार, लसार के बाद संकल्प था, और बहुत सारे मैंने लिखाए थे। वो ज़रूर ट्रिक वाली वीडियो देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैंने क्या बताया, गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गढ़वाल का कहें या उत्तराखंड का कहें तो वो है गंगोत्री। गंगोत्री ये कितने किलोमीटर लंबा है? 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये 2 किलोमीटर चौड़ा गंगोत्री। और इसी गंगोत्री के गोमुख नाम से हमारी एक पवित्र नदी निकलती है, जिसको हम कहते हैं भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग के पास जब इसमें अलकनंदा मिलती है, गंगा नाम से आगे बढ़ती है। और भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। नदियों को क्रम से, लंबाई के क्रम में, घटते क्रम में याद करने की ट्रिक भी मैं पहले ही दे चुका हूँ, ज़रूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। जिसका कोड था काली भागी अलग के संग, कोसी राम संग भागी। तो से टोन्स, सौ से सरयू, सरयू के यो से यमुना। तो सारी नदियाँ, 8 के 8 नदियाँ आपको तुरंत याद हो जाएंगी। ज़रूर देखें वाले वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर देखें, खुद भी ढूंढ कर देख सकते हैं। मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारे चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन, और सारे जितने भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं उनकी PDF आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। अगला सवाल है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया मिलम। अगला सवाल है, नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1932, 1936, 1948 या 1972? किस वर्ष हुई? सभी लोग जवाब देंगे, जिसको भी आंसर पता है ज़रूर जवाब दें। नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई?
नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष से हुई? सभी लोग जवाब दें, जिसको भी आंसर पता है ज़रूर जवाब दें, जिसको आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नारायण आश्रम का स्थापना वर्ष है 1936 में। कब हुई नारायण आश्रम की स्थापना? 1936। अगर यहीं पर सवाल पूछ दें नारायण आश्रम है कहाँ, ये हमारे धारचूला में स्थित है। धारचूला यानी पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और धारचूला के पास ही कौन सी घाटी स्थित है? चौदास घाटी। घाटी वाला वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चौदास घाटी, ध्यान देंगे सभी लोग। और ये जो नारायण आश्रम है, इसको बनाने के लिए एक व्यक्ति ने जमीन दी थी। उनका नाम अगर पूछें, सवाल अगर पूछें नारायण आश्रम बनाने के लिए किस व्यक्ति ने अपनी जमीन दी थी, वो दी थी हमारे कुशाल सिंह ने। किसने दी थी? कुशाल सिंह ने दी थी। कुशाल सिंह जी, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। केदार ज्यू किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है? केदार ज्यू किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है छिपला केदार, अगला ऑप्शन है थल केदार, अगला ऑप्शन है केदारनाथ। छिपला केदार, थल केदार या केदारनाथ, सभी लोग जवाब जरूर दें। केदार ज्यू किन्हें कहा जाता है? पुराने वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। केदार ज्यू किन्हें कहा जाता है? 2 से 3 वीडियो में हमारा आधुनिक भारत अब समाप्त हो जाने वाला है। लगभग 30 से 40 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 18वें सवाल के सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो क्वेश्चन है केदार ज्यू किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है हमारे थलकेदार। थलकेदार जी को केदार ज्यू कहा जाता है। ये है कहाँ? हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, 19वें सवाल पे। गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? गरुड़ प्रपात, प्रपात माने झरना या फॉल, ये कहाँ स्थित है? बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? गरुड़ प्रपात, गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गरुड़ प्रपात हमारा स्थित है। तो गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है गरुड़ प्रपात। पूछा गया सवाल है तो इस वजह से मैंने पेपर में डाल दिया वाला सवाल। तो इसके अलावा अगर पूछ दें बिरथी फॉल, ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला छाता झरना, छाता झरना है, छाता फॉल, ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा किमसेन झरना, किमसेन झरना ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। गराऊं झरना, गराऊं झरना ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा रांथी झरना, रांथी झरना ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। सारे पॉइंट नोट जरूर करें, जिसको जो चीज़ें नहीं पता थी वो जरूर लिख लें। अंतिम सवाल है आज के टेस्ट पेपर का। सोमेश्वर देवालय ये कहाँ स्थित है? सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली या इनमें से कोई नहीं। सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? सोमेश्वर देवालय या मंदिर, सोमेश्वर देवालय। तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर देवालय या सोमेश्वर मंदिर हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण अगर पूछें किसने करवाया है, तो इसका निर्माण कराया सोमचंद ने। किसने कराया? चंदुवंश के राजा सोमचंद ने इसका निर्माण कराया है। इसी के साथ हमारा टेस्ट पेपर आज का समाप्त होता है। एक बार जल्दी से सारे सवालों के आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल है गिरी सरोवर कहाँ स्थित है? तो गिरी सरोवर हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। दूसरा सवाल, गुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था। तीसरा सवाल है पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर किस अंग की पूजा होती है? माता के नाभि अंग की पूजा होती है। चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं अजय रावत जी, और गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बर्दीदत्त पांडे जी। पांचवा सवाल है उत्तर का वाराणसी बागनाथ या व्याघ्रेश्वर किसे कहते हैं? बागेश्वर को कहते हैं। अगला सवाल है मानस खंड में
गोमती नदी को क्या कहा गया है? यमुना कहा गया है। सरयू नदी को क्या कहा गया है? गंगा कहा गया है। सातवां सवाल, पंत विधिका कहाँ स्थित है? पंत विधिका हमारे बागेश्वर में स्थित है। किन से रिलेटेड है पंत विधिका? पंत विधिका हमारे सुमित्रानंदन पंत जी से रिलेटेड है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार सारे मैं बता चुका हूँ। आठवां सवाल है, पांडु स्थल, ये हमारे बागेश्वर में स्थित है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित। पांडवों ने कुछ समय के लिए यहाँ निवास भी किया था और जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पर मेला भी लगता है। काठगोदाम तक रेल लाइन किस वर्ष बिछाई गई थी? इसका सही जवाब है 1884। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज। अगर बड़ी रेल लाइन पूछेंगे तो ठीक 110 साल बाद 1994 में। 1994 में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, नैनीताल की सर्वोच्च चोटी बताइए। चाइना पीक या नैना पीक? ऊंचाई 2611 मीटर। 2611 मीटर। अगला सवाल, कैंची धाम में प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? 15 जून को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि 15 जून 1964 को यहाँ पर भगवान हमारे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी हमारे नीम करोली बाबा या लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने। 12वां सवाल, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष बताइए। नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसका सही जवाब है 1936। अगले सवाल पे चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार बताइए। इसका सही जवाब है ढिकाला। खगमरा किला कहाँ स्थित है? खगमरा हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। किसने बनाया? भीमचंद ने बनाया। अगले सवाल पे चलते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर है? इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। 124 मंदिरों का समूह है और इसका सही जवाब है जटागंगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर समूह या उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम और गढ़वाल का गंगोत्री या उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा गंगोत्री। मिलम से निकलेगी गोरी नदी और गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी नदी। पिंडारी से निकलेगी पिंडर नदी। 17वां सवाल है, नारायण आश्रम का स्थापना वर्ष 1936। बिल्कुल सही जवाब। केदारजू किन्हें कहा जाता है? किस भगवान को केदारजू कहते हैं? हमारे थलकेदार जी। ये कहाँ स्थित है? हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। बिरथी फॉल, छाता झरना, किमसेन झरना, गराऊं झरना, रांथी झरना, ये सारे झरने हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अंतिम सवाल है, सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर देवालय हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। किसने बनाया इसको? इसको बनाया हमारे सोमचंद जी ने। इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आए। शुरू करें। पुरानी वीडियो नहीं देख पाए किसी कारणवश तो जरूर देखिए। अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। बेहतरीन तैयारी होगी तभी बेहतरीन मुकाम में पहुंचेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। तो कल मिलते हैं, कल सुबह परीक्षावाणी की नई सीरीज के साथ। धन्यवाद।